हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था कंपनी अंकेक्षक के अधिकार, और आखिरी अधिकार अपन पढ़ रहे हैं ग्रहणाधिकार, पूर्वाधिकार। कल मैंने आपको इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें समझा दी थी कि ग्रहणाधिकार का तात्पर्य क्या है। एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को अपने अधिकार में तब तक रोक कर रखना जब तक कि उसे उसके द्वारा किए गए कार्य का पारिश्रमिक नहीं मिल जाता है। नटसेल में समझ लो कि दूसरे की संपत्ति को रोक के रखने का अधिकार क्या कहलाता है? ग्रहणाधिकार कहलाता है। समझ में आ गया? राइट टू लीन। अब बच्चों यहां और समझना, ग्रहणाधिकार दो प्रकार के होते हैं। राइट टू लीन दो टाइप के होते हैं। एक होता है साधारण ग्रहणाधिकार और एक होता है विशेष ग्रहणाधिकार। एक तो जनरल लीन और एक होता है स्पेशल या स्पेसिफिक लीन। विशेष बोल दो या विशिष्ट बोल दो। साधारण ग्रहणाधिकार वो होता है जिसमें ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति के अधिकार में अगर कोई वस्तु है जो दूसरे की है तो आप उसको रोक के रख सकते हो, भले ही आपने उस पर कोई काम किया या नहीं किया, पर आप उसको रोक के रख सकते हो। तो ये ग्रहणाधिकार कैसे कहलाता है? साधारण। और विशेष ग्रहणाधिकार ये कहता है कि आप केवल उसी वस्तु को रोक के रख सकते हो जिस पर आपने कोई ना कोई कार्य किया है, यानी कि जिस पे आपने कोई काम नहीं किया तो आप उसको रोक के भी नहीं रख सकते। तो विशेष ग्रहणाधिकार क्या होता है? केवल उस वस्तु को रोक के रखना, केवल उस वस्तु को रोकने का अधिकार, केवल उस वस्तु को रोकने का अधिकार जिस पर कार्य किया गया है, जिस पर कार्य किया गया है। आप केवल उसी को रोक सकते हो, बाकी और दूसरे को नहीं रोक सकते। अब इसको एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसने अपना ऑडिटर अपॉइंट किया किसको? मिस्टर जे को। मिस्टर जे ए लिमिटेड की ऑडिट कर रहा था, तो उसने ये देखा कि ए लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। कौन सी? बी लिमिटेड। बी लिमिटेड ए लिमिटेड की क्या है? सहायक कंपनी है। अच्छा, जे किसका ऑडिटर है? ए का या बी का? ए का है, बी का ऑडिटर नहीं है। लेकिन जब ये ए की ऑडिट कर रहा था तो उसने देखा कि बहुत सारे लेन देन किसके साथ हो रखे हैं? बी के साथ में हो रखे हैं। जब उन्होंने पूछा भाई बी लिमिटेड ये क्या कंसर्न है, तो उन्होंने कहा साहब ये हमारी सब्सिडरी कंपनी है, इसमें हमने ही पैसा लगा रखा है सारा। तो उनका एक काम करो, एक बार मुझे बी के भी डॉक्यूमेंट्स मंगा के दो, मुझे बी के भी रिकॉर्ड चेक करने हैं। तो कंपनी ने बी के डॉक्यूमेंट्स भी किसको दे दिए? जे को दे दिए, और ए के तो देने ही थे। बात समझ में आ रही है? अब फीस नहीं आई, ऑडिटर ने काम भी कर दिया, रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन क्या नहीं आई? फीस नहीं आई। तो बताओ अंकेक्षक किसकी लेखा पुस्तकों को रोक सकता है? ए या बी या दोनों? बताओ। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि अंकेक्षक को कौन सा ग्रहणाधिकार प्राप्त है? विशिष्ट। ये केवल उसी की लेखा पुस्तकों को रोक सकता है जिसकी वो ऑडिट कर रहा है। जिसका वो ऑडिटर नहीं है उसकी लेखा पुस्तकों को रोकने का उसका कोई भी अधिकार नहीं है, भले ही उसके वो अधिकार में आ गई हो, लेकिन वो उसको रोक के नहीं रख सकता। ये बात समझ में आ गई? ग्रहणाधिकार का अर्थ समझ गए? यहां तक क्लियर है? दूसरी बात, एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये विश्व का सबसे पहला सीए संस्थान है।
तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सर्वप्रथम सीए संस्थान कौन सा है। तो बताओ कौन है। हालांकि मैं आपको ऑडिट के जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कराऊंगा उसमें ये सब स्टोरी वगैरह बताऊंगा आपको कि विश्व का सबसे पहला सीए संस्थान इंग्लैंड में बना था और उसका नाम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। भारत के सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन थे, प्रथम सीए कौन थे, तो वो मैं आपको बताऊंगा वहां पे कि गोपाल दास पद्मसी कपाड़िया, ये भारत के क्या थे, पहले सीए थे। तो ये सब हिस्ट्री हम ऑडिट के इंट्रोडक्शन वाले में पढ़ेंगे। ये जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट ने ये कहा कि अंकेक्षक को ग्रहणाधिकार मिलेगा, ऑडिटर के पास में राइट टू लीन होता है, वो ग्रहणाधिकार रखता है, रोकने का अधिकार रखता है, लेकिन तभी रखेगा जब ये निम्न शर्तें क्या हों, पूरी हों। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं तो आपको ग्रहणाधिकार मिलेगा, और अगर आप ये शर्तें पूरी नहीं करते तो आपको कोई भी ग्रहणाधिकार नहीं है। पहला ग्रहणाधिकार के लिए शर्त जो है वो ये है कि आप जिन डॉक्यूमेंट्स को रोकना चाह रहे हो वो किससे संबंधित हो, नियोक्ता से संबंधित हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑडिटर का कैसा ग्रहणाधिकार है, विशेष ग्रहणाधिकार है। नियोक्ता का मतलब समझ गए ना, जिसने आपको नियुक्त किया है, आप केवल उसी के डॉक्यूमेंट्स रोक सकते हो, किसी और के नहीं रोक सकते। यहां तक समझ में आ गया सबके। तो ये कह रहे हैं साहब, आपका जो क्लाइंट है उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है आप उनको रोक सकते हो। दूसरी शर्त, आपको यह अधिकार तभी मिलता है जब आपने अपना कार्य पूरा कर लिया हो। अगर आपका काम ही पूरा नहीं हुआ तो ग्रहणाधिकार का तो क्वेश्चन ही रेज नहीं होगा। भैया आप अपना काम तो करो, सामने वाला कह रहा है भैया आप अपना काम करो, ऑडिट करो, रिपोर्ट दो, उसके बाद फीस की बात करना। क्या ऑडिटर अग्रिम में फीस ले सकता है? अग्रिम में फीस लेना तो ऋण लेने के बराबर हो गया, आप वैसे अयोग्य हो जाएंगे। ऑडिटर कभी भी अग्रिम में, एडवांस में फीस नहीं ले सकता। हाँ, प्रगतिशील आधार पे ले सकता है, प्रोग्रेसिव बेसिस, जितना काम उतना दाम। तो इन्होंने शर्त डाल दी कि भाई पहले आप अपना काम पूरा करो। देखिए मैंने काम पूरा कर दिया, सामने वाले ने फीस दे दी, उसके बाद कुछ मनमुटाव हो गए, मैं उसकी लेखा पुस्तकों को रोक के बैठ गया कि नहीं दूंगा। तो भैया आपको ये अधिकार अब किस बात का है? हमने आपको अधिकार कब दिया? जब आपके कार्य का पारिश्रमिक यानी कि फीस क्या हो, बकाया हो। ये तीसरी कंडीशन कि आपने काम कर लिया हो, आपके काम का जो पारिश्रमिक है वो बकाया है, और जो डॉक्यूमेंट्स रोकना चाह रहे हो वो किससे रिलेटेड हो, क्लाइंट से रिलेटेड हो। समझ में आ रहा है? तो देखो जब मैं कह रहा हूं कि क्लाइंट से रिलेटेड हूं तो इसमें दो बातें निकल कर आ गई। क्या क्या? कि ऑडिटर कभी भी ऑडिट रिपोर्ट पर ग्रहणाधिकार नहीं रखेगा, क्योंकि ऑडिटर को रिपोर्ट देनी है वो तो, और ये उसका क्या है, कर्तव्य है। और ऑडिटर कभी भी वर्किंग पेपर पे ग्रहणाधिकार नहीं रखेगा। बताओ क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि ये उसकी खुद की निजी संपत्ति है, और ग्रहणाधिकार होता है दूसरे की संपत्ति को रोकना। तो इनके ऊपर आपको कभी भी क्या नहीं मिलता है, ग्रहणाधिकार नहीं मिलता है, ग्रहणाधिकार नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है यहां तक की बात है? और चौथी कंडीशन जो इन्होंने बताई कि साहब अगर आप ग्रहणाधिकार चाहते हो तो ये आपको तभी मिलेगा जब ये आपके अधिकार में वैधानिक तरीके से आए हों। समझ में आ रहा है? यानी कि लीगल वे में आपके पोजीशन में आने चाहिए। बोले बात समझ में आ रही है?
आप किसी को बंदूक दिखा के डरा धमका के उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को छीन के ले आए तो आपको कोई भी ग्रहणाधिकार उपलब्ध नहीं होगा। तरीका क्या होना चाहिए बताओ? वैधानिक तरीका। अब यहां बात आती है कि सर वैधानिक तरीके का मतलब क्या है? तो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि साहब डरा धमका के, वो तो इंडियन पेनल कोड में ही मना है, पर हम यहां पर बात करेंगे कंपनी एक्ट की। तो वैधानिक तरीका क्या होता है इसको मैं अब समझाने जा रहा हूं। इसको समझने के लिए आपको मुझसे एक धारा पढ़नी पड़ेगी, धारा 128। धारा 128 किससे रिलेटेड है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंपनी एक्ट की धारा 128 कंपनी की लेखा पुस्तकों से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। क्या क्या बातें लिखी हुई हैं? पहली बात कि प्रत्येक कंपनी को लेखा पुस्तकें कहां रखनी होंगी? पंजीकृत कार्यालय पर रखनी होंगी। प्रत्येक कंपनी को लेखा पुस्तकें कहां रखनी है बताओ? पंजीकृत कार्यालय पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पर उसको मेंटेन करनी है। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है बेटा? क्या होता है रजिस्टर्ड ऑफिस? देखो, जब आप कंपनी बनाते हो, आरओसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तो आरओसी कहता है भाई एड्रेस तो बताओ, ताकि हमको आपसे कभी बात करनी हो, कोई आपको नोटिस देने हो, तो कौन से एड्रेस पे दें? तो आपको एक एड्रेस अपने आप में क्या कराना पड़ता है? रजिस्टर्ड। समझ में आ रहा है? तो वो कार्यालय क्या कहलाता है? पंजीकृत कार्यालय। तो प्रत्येक कंपनी को लेखा पुस्तकें कहाँ रखनी है? पंजीकृत कार्यालय पे। दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि कंपनी को लेखा पुस्तकें कब तक रखनी है? 8 वर्ष न्यूनतम है कि अधिकतम? न्यूनतम। कितने सालों तक रखनी होती है? अब देखो, ये तो हमारे साथ में प्रैक्टिकली होता है। अब मेरे जो क्लाइंट हैं जिनके 50-50 करोड़ के 100-100 करोड़ के टर्नओवर हैं और वहां पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 3-3 4-4 अकाउंटेंट जॉब कर रहे होते हैं, तो आप देखना, कभी गए हो, कभी ऐसे किसी कार्यालय में गए हो, किसी के पार्टी के ऐसे कोई देखा है अकाउंट्स ऑफिस? नहीं देखा? आपने देखा है? कितना बड़ा रूम होता है? ये हमारा ऑफिस जितना रूम होता है, और फाइलें फाइलें होती हैं। एक साल में तो पूरा ऑफिस ही बढ़ जाता है, तो इतने सारे कागज होते हैं। इतना माल खरीदा है, जॉब वर्क कराया है, सेल करे हैं, इतने सारे कागज होते हैं। फिर साल खत्म होते ही ऑडिट कराते, ऑडिट करा के उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक पोटली में बांध देते कि साहब ये काम इसका क्या हो गया, नक्की दूसरी साल शुरू, और उसको उठा के गोदाम में रख देते हैं। अब सेठ जी हमसे बार बार पूछते हैं, सर ये क्या करें, इनका कब तक रखें इनको संभाल के? मैं कहा सर 8 साल तो जरूरी है, 8 साल तो आपको रखने ही पड़ेंगे। सर 8 साल जरूरी क्यों है? इसके पीछे कई लॉजिक है। मान लो इनकम टैक्स वाले का नोटिस आ गया, आ सकता है? कितने साल पुराना नोटिस दे सकते हैं आपसे? अब कई, मेरे पास तो बहुत ऐसे किस्से आते रहते हैं, क्योंकि अब मार्केट में प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं रोज ही ऐसे ऐसे लोग देखता हूं। हमारे देश में क्या है, एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है, लोगों को जानकारी नहीं होती। अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले किस्सा सुनाया था कि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज जो है, उसके पास में एक बेचारा किसान, उसने जमीन बेची। अब जो खरीदने वाला है ना, वो तो इंडस्ट्रियल है, उसके पास तो सीए वगैरह सब है, उसको तो पूरा ज्ञान है। और वो किसान ने तो जीवन में पहली बार जमीन बेची है, उसको क्या मालूम वो इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है, वही नहीं जानता, पैन कार्ड ही नहीं होता उनके पास। तो इंडस्ट्रियल ने ये कहा कि साहब इसकी डीएलसी वैल्यू, डीएलसी जानते हो, कि उस एरिया की स्टाम्प वैल्यू जो है वो 30 लाख रुपए की है, आप 30 लाख रुपए की रजिस्ट्री करा लो। तो 30 लाख तो दे दिए उसको पक्के में, और बाकी उसने अपनी ब्लैक मनी उठा के आपको दे दी। डील हुई थी 2.5 करोड़ में, जमीन बिकी कितने में? 2.5 करोड़ में। रजिस्ट्री हुई कितने की? तो गवर्नमेंट की नजर में तो 30 लाख की बिकी है। आपने 2 करोड़ 20 लाख रुपए नगद ले लिए। अब किसान देखे, यार ये कोई सरसों के बीज तो है नहीं जो खेत में डालूंगा और नोट उग जाएंगे।
बोले इसका क्या करें, उसने उठा के बैंक में जमा करा दिए और मस्त आराम से खर्च कर रहा है, मजे कर रहा है, डिग्गी के कल्याण जी के भंडारे कर रहा है। हाँ, बोलेरो ले आया, खेत में बोलेरो खड़ी है। अब उसका नोटिस आया है अब 2015-16 का कि साहब 2 करोड़ 20 लाख रुपए का स्रोत बताएं आप कि आपके पास में 2 करोड़ 20 लाख रुपए कहां से आए। तो वो बिल्कुल सीधा सा आदमी जाके बोलते साहब जमीन बेची थी। बोले तो मुनाफा कमाया? सब मुनाफा क्या होता है, पुश्तैनी जमीन थी, मतलब फोकट में आई थी। भाई आपकी क्या मेहनत है उसमें, आपकी कोई मेहनत है? तो जमीन खरीदी कितने में? 0। बेची कितने में? 2 करोड़ 20 लाख। तो आप इसके ऊपर टैक्स भरो। अब 20% तो टैक्स ही है, वो आपने भरा ही नहीं। तो कानून की अनभिज्ञता क्षमा योग्य होती नहीं। तो ऐसे बेचारे कई लोग फंस जाते हैं। तो अब अगर किसी को ये मालूम ही नहीं है कि 8 साल तक रखने और वो नहीं रखे ना, तो ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इसलिए ये न्यूनतम है 8 वर्ष तक, ज्यादा रखना चाहो तो वो आपकी इच्छा है। हाँ, 8 साल पुराना केस हम रीओपन नहीं करेंगे। आपको ज्यादा ज्यादा कितने साल तक बोल सकते हैं हम? 8 साल तक। और तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रत्येक कंपनी को कैसी लेखा पुस्तकें रखनी है? उचित लेखा पुस्तकें रखनी है। बताओ कैसी लेखा पुस्तकें रखेंगे आप? उचित लेखा पुस्तकें रखेंगे। यहां तक समझ में आ गया? उचित लेखा पुस्तकें किसको कहते हैं अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। बताओ कंपनी की लेखा पुस्तकों को उचित लेखा पुस्तकें कब माना जाएगा? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब माना जाएगा? पहली चीज जब वो डबल एंट्री सिस्टम पे हो, बताई थी। दूसरी चीज जब वो उपार्जन आधार पे हो। उपार्जन समझ गए ना, नगद आधार पे नहीं होगा। इसमें फर्क समझते हो? नगद आधार और उपार्जन आधार क्या फर्क है? नगद आधार में और उपार्जन आधार में क्या फर्क है? नगद में तो आप ये बोलते हो साहब पैसा जाएगा तो खर्चा मानेंगे और आएगा तो इनकम मानेंगे। जब तक जाएगा नहीं तब तक खर्चा नहीं। लेकिन भाई खर्चा ड्यू तो हो गया। आपके यहाँ पे जो स्टाफ नौकरी कर रहा है, मार्च महीने की सैलरी भले ही आप उसको अप्रैल में दोगे, पर खर्चा तो मार्च का है। तो उसको कहते हैं उपार्जन आधार। तो कंपनी में हमेशा उपार्जन आधार पे लेखा पुस्तकें रखी जाएंगी और डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली पे रखी जाएंगी। एएस की पालना की जाएगी और इस तरीके से रखना है कि वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन दे। ये बेसिक चीजें धारा 128 समझ में आ गई। अब मैं वापस अपने टॉपिक पे आ जाता हूं। धारा 128 में एक बात लिखी हुई है कि कंपनी को लेखा पुस्तकें कहाँ रखनी है? पंजीकृत कार्यालय पे। मान लो ये कंपनी का पंजीकृत कार्यालय है, यहां उसको लेखा पुस्तकें रखनी है, लेकिन प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आती है। आती है प्रॉब्लम या नहीं आती? हमारी देख लो, ये जो सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का, हम लोग यहीं बैठते हैं सारे टाइम, काम भी यहीं कर रहे हैं, पर ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है। क्यों नहीं है? अरे किराए की दुकान है ये तो, आज है कल नहीं होगी, तो इसको काहे को रजिस्टर कराऊं? तो हमने क्या कर रखा है, हमारे घर को रजिस्टर्ड ऑफिस डिक्लेयर कर दिया। तो क्या घर पे जाके अकाउंटिंग करें? लेखा पुस्तकें घर पे रखें? वहां नहीं रखेंगे, यहां रखेंगे, क्यों काम तो यहां कर रहे हैं। तो सरकार के पास क्या? सरकार, ये तो बड़ा अजीब मामला है। तो सरकार ने ये कहा कि हमने मना नहीं किया आप कहीं और नहीं रख सकते। ये कह रहे हैं अगर आप भारत में कहीं भी रखना चाहते हो, किसी भी अन्य स्थान पर रखना चाहते हो, रखो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं आपको। और आजकल तो सब कुछ क्या हो गया? कंप्यूटराइज, ऑनलाइन हो गया, सेंट्रलाइज अकाउंटिंग है। आप क्या सोचते हो आईसीआईसी की हजारों ब्रांचें हैं, तो अलग अलग ब्रांच पे अकाउंटिंग होती है क्या? सब कुछ ऑनलाइन है, सेंट्रलाइज है। डेटा कहां से होते हैं बताओ? डेटा कहां से होते हैं? क्लाउड पे। कोई टाइम था जब मेरे पास में मोबाइल था, तो मैं एक डायरी भी रखता था जिसमें मैं दोस्तों के इन सब के कॉन्टेक्ट नंबर लिखता था। और शायद आप सब ने ये अनुभव किया होगा, आपके घर में ऐसी डायरियां होती थी जिसमें आप कॉन्टेक्ट नंबर लिखते थे। आजकल वो डायरियां गायब हो गई हैं, हो गई ना, टेलीफोन डायरियां ही खत्म हो गई, बिकनी बंद हो गई है मार्केट में, क्योंकि आप मोबाइल में सेव कर लेते हो। लेकिन शुरू शुरू में जब मोबाइल में आपने कॉन्टेक्ट सेव किया और मोबाइल गिर गया या खराब हो गया, तो लोग क्या कहते थे, अरे यार वो मोबाइल मेरा मिसप्लेस हो गया था, तो मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट से नंबर ही हट गए।
आजकल तो ऐसा नहीं होता, गूगल पे सेव करते हो, और गूगल क्या है, क्लाउड है। आप डेटा कहां सेव कर सकते हो, क्लाउड पे सेव कर सकते हो। समझ में आ गया, सर्वर पे सेव होता है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। मैं आपको उसकी तरफ नहीं लेके जा रहा क्योंकि हमें उतना डिटेल में नहीं जाना। आपको तो मैं सिर्फ इतना से कह रहा हूं, यहां की जगह में किसी भी अन्य स्थान पर आप मेंटेन करना चाहते हो, हम मना नहीं कर रहे आपको कि आप नहीं रख सकते, पर नियम क्या है, और ये मैं नहीं कह रहा किसमें लिखा हुआ है 128 में, ये कह रहे भैया किसी भी अन्य स्थान पे रखो। तो हम तो सिर्फ आपसे एक बात चाह रहे हैं कि हमें सूचित कर दो, हमें बता दो कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन हो रही है। और ये बात कौन बोल रहा है, आरओसी। तो इन्होंने रिक्वायरमेंट क्या डाल दी कि अगर आप किसी और अन्य स्थान पर रखना चाहते हो तो बोर्ड मीटिंग बिठाओ। बोर्ड मीटिंग मतलब किसकी सभा, बताओ किसकी सभा। अभी मैं आप लोगों का मॉक टेस्ट पेपर बना रहा था, जो 10 मॉक टेस्ट बनाएंगे ना, तो उसमें कोशिश ये रहती कि भाई रिसर्च की जाए, और 99% मैं ऐसा कोई क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करता जो एग्जाम में आया हुआ नहीं हो, या ऐसे मन से बना देते ना कुछ भी कि हमें तो क्वेश्चन बैंक बनाना है, 800 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन, अरे आचार डालोगे 5000 का, 20 पढ़ लो, क्वालिटी के पढ़ लो। तो साहब मैं आरपीएससी की साइट को सफरिंग कर रहा था अभी बैठा बैठा, तो आरपीएससी की साइट पे जाके मैंने कॉलेज लेक्चर का बीएडीएम का पेपर डाउनलोड किया, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, उसको डाउनलोड किया, और उसको डाउनलोड किया तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। मालूम है क्या क्वेश्चन था, अतिरिक्त साधारण सभा किसकी होती है। आप डाउनलोड करके देख लेना, आरपीएससी का जो भी एग्जाम हुई थी बीएडीएम का सेकंड वाला पेपर, 2 पेपर होते हैं फर्स्ट और सेकंड। बताओ अतिरिक्त साधारण सभा किसकी होती है, सदस्यों की। अब आरपीएससी का लेवल तो ये है, मतलब कॉलेज लेक्चर वालों से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जूनियर अकाउंटेंट से तो यही पूछ लेंगे कि भैया सभा कितने प्रकार की होती है। समझ रहे हो। और एक क्वेश्चन और आया था, एमओए में निम्न में से कौन सा वाक्य नहीं होता। एमओए में निम्न में से कौन सा वाक्य नहीं होता। कितने वाक्य बताए मैंने आपको, 6। एक है नाम वाक्य, एक है स्थान वाक्य, एक है उद्देश्य वाक्य, एक है दायित्व वाक्य, एक है पूंजी वाक्य, और एक है अभिधान वाक्य। तो ये 6 में से 3 तो ऑप्शन में थे, और एक लिख रखा था उन्होंने निर्देशक मंडल वाक्य, तो ये उसका आंसर हो गया। तो ऐसी बेसिक चीजें आएंगी, तो ये भी ध्यान रखना। ये धारा 128 कहती है कि कंपनी को लेखा पुस्तक कहाँ रखनी है, पंजीकृत कार्यालय पे, पर कहीं और रखना चाहते हो तो आपको बोर्ड सभा करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है बेटा। तो बताओ बोर्ड सभा में क्या पास होगा, साधारण प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, बोर्ड प्रस्ताव। अब समझ में आ रहा है ना सबके। कहीं कहते हैं कि साहब बोर्ड मीटिंग में क्या पास करेंगे, साधारण प्रस्ताव। साधारण और विशेष प्रस्ताव कहां पारित होते हैं, जनरल मीटिंग में, चाहे एजीएम और चाहे ईजीएम हो। बोर्ड सभा में क्या पास होता है, बोर्ड प्रस्ताव, बोर्ड रेजोल्यूशन। ये प्रस्ताव पारित करेंगे, और इसके 7 डेज के अंदर अंदर आप आरओसी को क्या करेंगे, सूचित करेंगे कि साहब हम हमारी लेखा पुस्तकें यहां ना रखे, कहां रखना चाह रहे हैं, या रखना चाह रहे हैं। बस इतनी सी तो रिक्वायरमेंट है, एक इंफॉर्मेशन ही तो देनी है आपको। तो धारा 128 की प्रक्रिया पूरी मान ली जाएगी, और ये जो तरीका है इसको अपन क्या कहेंगे, वैधानिक तरीका। इसको क्या कहेंगे अपन, वैधानिक तरीका कहेंगे। अब बोलो समझ में आ रही है क्या सबके, क्लियर है। इसको एक बार थोड़ा गहराई में सोचो, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है, किसके लिए, ऑडिटर के लिए। देखिए आप मेरे क्लाइंट हैं, मैं आपके यहां ऑडिट करने आ रहा हूं। ये तीनों क्या हैं, डायरेक्टर हैं। मैं इनके यहां से लेखा पुस्तकें इनसे पूछ के लेके जा रहा हूं। कहां पर लेके जा रहा हूं, मेरे ऑफिस में, तभी तो मेरे अधिकार में आएगी, और तभी तो मैं उसको रोक पाऊंगा। समझ में आ रहा है। मैं इनसे पूछ के लेके जा रहा हूं, क्या आप लोगों ने बोर्ड मीटिंग बिठाई, क्या बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया,
और क्या आरओसी को सूचना दी, तो ये लीगल तरीका नहीं हुआ। और अगर लीगल नहीं है तो, अगर लीगल नहीं है तो मुझे ग्रहणाधिकार नहीं मिला। तो क्या वास्तव में अंकेक्षक को यह अधिकार मिलता है या काल्पनिक बात है? ये काल्पनिक बात है, हमको यह अधिकार मिलता ही नहीं। सर क्यों नहीं मिलता? देखो, जो आदमी चोर है ना, वो डे वन से ही क्या है, चोर है। हमने क्या किया, हमारा जो ऐप था ना उसको चेंज कर दिया, जो हमारा ऐप चल रहा है ना उसको चेंज कर दिया, दूसरे ऐप वाले से कांटेक्ट कर लिया, उसमें कुछ खामियां थी। अब हमारे ऐप में एक ही सिम पे क्लास चलेगी और एक ही डिवाइस पे चलेगी, और किसी ने उसमें छेड़खानी करी ना तो डिवाइस लॉक, और वो चलेगी ही नहीं। तो उससे कई बच्चे तड़प गए, क्योंकि कहीं सीटी में पास नहीं हुए थे, वो 2,000 में बेच रहे हैं। यार दुआ है वो सही, तड़प गए। भाई किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन भी होती है इसमें, क्योंकि बदमाशों के चक्कर में शरीफ आदमी बेचारे परेशान होते हैं कि भाई कोई ऑफिस में जॉब कर रहा है, अब वो कह रहा है सर मैं ऑफिस में मोबाइल पे तो क्लास देख नहीं सकता, पर मेरे पास वहां लैपटॉप रहता है, कंप्यूटर रहता है, मैं उस पर क्या कर लूँ, क्लास देख लूँ बैठा बैठा, और घर पे आके इस पे देख लूँ मोबाइल पे। तो मैंने कहा भाई ये इंटीमेट कर, तो तेरे को 2 डिवाइस का हम क्या कर देंगे, एक्सेस दे देंगे। पर कई लोग बदमाशी करते हैं तो हमने भी उसका ट्रीटमेंट कर दिया। पर कलाकार तो हमारे से भी ऊपर दर्जे के रहते हैं, वो हमारा ट्रीटमेंट करते रहते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट करते रहते हैं, तो ये चूहा बिल्ली का खेल चलता रहता है। तो हमने कहा भाई आप कहीं भी रख लो, मना नहीं है, पर सूचित करो। एक बात बताओ, जो चोर है क्या इनके मन में चोरी बाद में आई है, डे वन से ही थी? तो इसके दिमाग में पहले से क्लियर था कि इनको फीस देनी ही नहीं है। तो क्या ये कभी बोर्ड मीटिंग बिठाएंगे और कभी आरओसी को सूचित करेंगे? ये कभी करेंगे नहीं और मुझे अधिकार मिलेगा नहीं। और मान लीजिए आप साहूकार हैं, शरीफ है, तो मेरी फीस कोई खाएगा ही नहीं। और वैसे भी ऑडिटर ये कभी अधिकार यूज करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो ज्यादा कुछ, मेरी तो आज तक की कोई फीस नहीं डूबी। आज मेरे को 16 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, सीए लाइन में कभी फीस नहीं डूबी हमारी। सर क्यों नहीं डूबी? हाँ, मैं तो खाली इतना सा बोलता हूँ, कोई मेरे से ज्यादा एक्टिंग करता है ना, मैं कहा मैं एक बार जीएसटी जाके आ रहा हूँ डिपार्टमेंट। बोले कैसे? यार यारी दोस्ती है, साहब लोग बोल रहे हैं आपके सर्वे करने हैं सर, कोई 2-4 फैक्ट्री के एड्रेस दो, तो सर्वे करवाएंगे सर 2-4 के। और ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, हर एक पुलिस वाले के मुखबिर होते हैं, जैसे ही आयकर विभाग वाले, जीएसटी वालों के मुखबिर तो हम ही हैं। हमें मालूम मार्केट में कौन क्या कर रहा है। तो मेरे को अगर 500 खाएगा ना तो 5 लाख देके जाएगा, ये मान के चलना। तो ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, समझ रहे हो? तो कोई ऐसा करता नहीं है, और कोई करे तो कर ले, हमको अधिकार दिया गया है। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं जो मैंने आपके नोट्स में भी नहीं लिख रखी है। एक लेटेस्ट अपडेशन आया है, हो सकता है आपका अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी ये अपडेशन ना पूछे, पर आप नोट कर लेना। आईसीआई ने अभी एक स्पष्टीकरण जारी किया है। स्पष्टीकरण जारी किया है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसने अभी एक क्लेरिफिकेशन जारी किया, और क्लेरिफिकेशन जारी करके हमें यह कहा गया कि अंकेक्षक को ग्रहणाधिकार नहीं मिलेगा, यानी कि यह अधिकार हम आज की डेट में यूज कर ही नहीं सकते। ये हमारे इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया, बोले ये सब चीप हरकतें छोड़ो, किसी की लेखा पुस्तकें रोकने से फीस आएगी क्या? आपकी सेवा दो, बढ़िया अपने आप देगा फीस। तो आज की डेट में हम ये ग्रहणाधिकार यूज ही नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? लेकिन ये देखो एक्ट, कंपनी एक्ट में नहीं लिखा है, ये किसने बोला हमें? आईसीआई ने बोला है। तो आईसीआई अलग है और कंपनी एक्ट अलग है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ग्रहणाधिकार किस पर होता है, तो ये मत बोलना कि सर होता ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? लेखा पुस्तकों पर। समझ में आ गया? आगे बढ़ूं तो चलिए देखो पढ़ के सुना रहा हूं इसको। राइट टू लीन, ग्रहणाधिकार या पूर्वाधिकार। ग्रहणाधिकार से तात्पर्य क्या है? एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को
अपने अधिकार में तब तक रोक के रखना जब तक कि उसे उसके द्वारा किए गए कार्य का पारिश्रमिक प्राप्त ना हो जाए। ग्रहण अधिकार दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। समझ में आ रहा है? ये तो थी बेसिक चीजें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का पॉइंट, अंकेक्षक को कैसा ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सामान्य की विशिष्ट कैसा प्राप्त होता है, विशिष्ट। यहां तक समझ में आ रहा है? फिर दूसरा मैंने कहा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के अनुसार अंकेक्षक को ग्रहणाधिकार तभी मिलेगा जब ये चार शर्तें पूरी की जाएगी। पहली शर्त, जो डॉक्यूमेंट जिसको आप रोक के रखना चाह रहे हो वो किससे संबंधित हो, क्लाइंट से। ऑडिटर ने अपना काम पूरा कर लिया हो, ऑडिटर की फीस बकाया हो, और उसके अधिकार में कैसे आई हो, वैध तरीके से। अब वैध तरीका क्या है, ये धारा 128 में बताया गया है। धारा 128 कहती है कि कंपनी को लेखा पुस्तकें पंजीकृत कार्यालय पर रखनी है। अगर आप इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर रखना चाहते हो तो बोर्ड सभा में बोर्ड प्रस्ताव पारित करेंगे और 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी रजिस्ट्रार को सुनिश्चित करेंगे कि आप उनको सूचित करेंगे। इसलिए ये काम प्रैक्टिकली हो नहीं सकता, तो ये अधिकार होके भी नहीं होने के बराबर है। इसे मैंने लिख भी दिया है कि अतः अंकेक्षक का ये अधिकार कंपनी के मामले में क्या नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। ये किताबी बातें हैं। होता है ना, कई बार हम बातें करते हैं, किताबी बातें करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं होती। हा? दो तरह के ग्रहणाधिकार होते हैं, एक सामान्य और एक विशिष्ट। सामान्य का मतलब ये है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आपने अपनी बाइक सर्विस के लिए दी, ठीक है, वर्कशॉप पे आपने सर्विस के लिए दी, आपके पास हेलमेट भी था। बताओ बाइक वहां छोड़ के आओगे, नहीं छोड़ के आओगे? अब आप हेलमेट को लेके कहां घूमते रहे, तो आपने बाइक वाले को ये कहा कि भाई तेरे पास बाइक छोड़ रहा हूं, हेलमेट भी रख ले, हेलमेट भी रख ले, शाम तक सर्विस कर देगा, मैं आके ले जाऊंगा। आप शाम को 2-4 गुंडे ले गए और आप उसको कह रहे हो मैं पैसे नहीं दूंगा, तो वो कह रहा मैं बाइक नहीं दूंगा। समझ रहे हो? तो बताओ वो बाइक रोक सकता है कि हेलमेट भी रोक सकता है? अगर वो केवल बाइक ही रोक सके तो विशिष्ट ग्रहणाधिकार, और बाइक और हेलमेट दोनों रोक सके तो सामान्य ग्रहणाधिकार। जो उसके अधिकार में आ गया सबको रोक ले तो सामान्य, और केवल उसको रोक सके जिसपे उसने काम किया है तो विशिष्ट। तो अंकेक्षक का ग्रहणाधिकार हमेशा कैसा होता है, विशिष्ट। समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ, कार्यपत्र किसकी संपत्ति होते हैं? बताया था आपको, कार्यपत्र किसकी संपत्ति है? कितने सालों तक रोक के रखना है? किसको? अंकेक्षक को। कितने सालों तक संभाल के रखेगा? कौन से ऐसे में लिखा हुआ है? ऐसे 230 और SQC 1। और यही बात कोर्ट में पहुंच गई और एक डिसीजन हुआ जिसका बहुत ही फेमस नाम था चांत्रे मार्टिन बनाम मार्टिन। केस का नाम याद रखना। सर ये केस के भी क्वेश्चन आएंगे क्या? एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन धारा का, एक क्वेश्चन जुर्माने का, एक क्वेश्चन नियुक्ति का, एक क्वेश्चन केस का, ऐसे करके 5-7 क्वेश्चन बनेंगे। फिक्स है, सिंपल सा है। चांत्रे मार्टिन बनाम मार्टिन के मामले में बताया गया था कि जो वर्किंग पेपर हैं ये किसकी संपत्ति होते हैं? अंकेक्षक की निजी संपत्ति होते हैं। और जो उसकी खुद की संपत्ति है तो उन पे ग्रहणाधिकार का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ग्रहणाधिकार दूसरे की संपत्ति को रोक के रखने का अधिकार है। तो बच्चों इसी के साथ आज आपका एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा बताओ? अंकेक्षक के अधिकार और कर्तव्य। हाँ, ऑडिट रिपोर्ट देना आपका कर्तव्य है, चाहे फीस आए या नहीं आए। आप बहुत कॉमन सी बात है, आदमी के दिमाग में ये बात आती है कि यार फीस नहीं दे रही तो मैं क्या नहीं दूंगा, रिपोर्ट ही नहीं दूंगा। लेकिन साहब हम कोई व्यापारी थोड़ी है, हम प्रोफेशनल हैं, हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य कि हमें क्या करनी है, रिपोर्ट देनी है। आप देखो बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जब तक आप पैसा जमा नहीं कराओ वो मरीज का इलाज नहीं करते। पर आपको बता दूं जो भी डॉक्टर ऐसा करता है वो अनएथिकल है, क्योंकि उनके जो मेडिकल काउंसिल है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि पैसा बाद में लेना, पहले क्या स्टार्ट करो, इलाज शुरू करो। और हॉस्पिटल वाले तो ऐसे हैं डेड बॉडी तक नहीं देते जब तक बिल क्लियर नहीं कर दो।
लेकिन ये एथिकल चीजें नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, उनको नहीं करना चाहिए ऐसा। पर इन सब ने क्या किया मालूम है कि साहब एथिक्स किसके ऊपर लागू? डॉक्टर के ऊपर। और ये सारा काम कौन करता है? हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल एक बिजनेस यूनिट है, तो उनके ऊपर एथिक्स लागू है नहीं। किसके ऊपर लागू होते हैं? डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर कभी करेगा नहीं। आप देखो जो अच्छे और बढ़िया डॉक्टर हैं, अभी जब मैं मेरे पापा की बात बताऊं, 2-4 दिन पहले आपने ध्यान दिया तो मैंने एक छुट्टी मारी थी, तो मेरे पापा के रात को अचानक से तबीयत खराब हो गई। आजकल क्या खांसी चल रही है, पता नहीं क्या हो रखा है। और खांसी जिसके एक बार हो गई ना, तो ये मान लो 3 महीने तक नहीं जाएगी। अभी बच्चे भी खांस रहे हैं 1-2, तो मैं उनको बता दूं, ये मेरा अनुभव हो चुका है इस मामले में, कि आपको कोई सिरप विरप कोई दवा कुछ मत लो, जितना लोगे उतना उलझते जाओगे, लो ही मत कुछ भी। अपने आप ठीक होएगी 3 महीने तक, लेओगे तो 4 महीने में ठीक होएगी। तो मेरे पापा की खांसी आई, और खांसी के साथ उनके सांस ही रुक गई, तो सांस भी भूल गए। तो अचानक से यूं हो गया, एकदम माहौल गर्म हो गया कि अरे ये क्या हुआ। और फिर पूरे दिन खांसी चलती रही। तो मैं जिन डॉक्टर को रेगुलर दिखा रहा था, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे बात करी, बोले बेटा ये तो ऐसे ही चलेगी। मैं कहा ये तो हाथ खड़े कर दिए इन्होंने तो मैं दुर्लभ जी हॉस्पिटल में दिखा के लाया, वो एक सांस के डॉक्टर थे, बढ़िया डॉक्टर हैं। उनके पास गया, मैंने कहा साहब इन डॉक्टर साहब का इलाज चल रहा है। देखो वो भी डॉक्टर ब्रांडेड है, और जिसके पास गया मैं वो भी ब्रांडेड था। उस डॉक्टर ने सिर्फ एक बात कही कि ये सारी दवा बंद कर दो, ये मैं लिख रहा हूं वो दे दो। तो अपने भी खोद खोद के पूछने की आदत है। मैं कहा सर इसमें कुछ प्रॉब्लम? बोला आपको जो कहा है बस इतना ही करो। एक शब्द नेगेटिव नहीं बोला, एक शब्द नेगेटिव नहीं बोला। तो पेशेवर व्यक्ति हमेशा ऐसे ही होते हैं कि साहब हमारे एथिक्स हैं। मैं अपनी तारीफ करूं वो तो मेरा हक है, क्योंकि साहब मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, करूंगा। लेकिन मैं दूसरे की बुराई करूं, ये अनएथिकल है, ये अनएथिकल है। तो बहुत सारी चीजें एथिकल होती हैं, बहुत सारी अनएथिकल होती हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर क्या एप्लीकेबल है? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, अंकेक्षक के दायित्व। सर अभी क्या पढ़े थे फिर? वो थे कर्तव्य, ड्यूटीज। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? दायित्व। यहां पर हम कंपनी एक्ट से हटके भी बातें करेंगे, केवल कंपनी एक्ट तक नहीं रहेंगे। अब अपन अंकेक्षक के दायित्व, जूनियर अकाउंटेंट में बहुत बार ये टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में क्या लिखा हुआ? राइट्स, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी ऑडिटर। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं। अंकेक्षक के दायित्व को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक दायित्व कैसा? आपराधिक, हिंदी में इसका एक और नाम है फौजदारी। आपराधिक बोल दो या क्या बोल दो? फौजदारी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिमिनल, क्रिमिनल लाइबिलिटीज, क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है साहब आपकी। और एक होता है दीवानी दायित्व, दीवानी दायित्व। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ रहा है? देखो आपको एक बात बताता हूं, आप बैंक से कर्जा ले लो, ले लिया कर्जा, और आपसे वो चुक नहीं रहा, ठीक है। आपने कोई प्रॉपर्टी भी नहीं रखी थी बैंक में गिरवी, क्योंकि प्रॉपर्टी थी ही नहीं, आपने तो ऐसे ही पर्सनल लोन ले लिया और वो चुक नहीं रहा आपसे। आप डिफॉल्टर हो गए, बैंक कहीं नोटिस दे चुका आपको कि पेमेंट दो, पेमेंट दो, डिफॉल्टर हो गए, आपके पास पैसा ही नहीं है, दोगे कहां से? क्या आपको जेल होगी? बेटा ये कोई मर्डर थोड़ी किया आपने, ये फाइनेंशियल क्राइम है। जब तक इसमें कपट नहीं हो ना, धोखाधड़ी नहीं हो, जेल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि किसी की भी हालत खराब हो सकती है, उसमें क्या है। कोई भी आदमी किसी से कर्जा लेता है तो वो ऐसा थोड़ी होता है कि उसको चुकाना नहीं चाहेगा, वो चुकाना चाहता है। सबको 2 बातें सुनने का शौक तो होता नहीं है, लेकिन अब उसकी वित्तीय हालत ऐसी होगी कि वो नहीं चुका पा रहा, तो उस स्थिति में जब भी उसकी कैपेसिटी ठीक हो जाएगी तो उससे ब्याज, पेनल्टी, जुर्माने ये ले लिए जाएंगे, पर उसको क्या नहीं होगी? जेल नहीं होगी। क्योंकि ये मामला कैसा था? सिविल। ये मामला कैसा है? सिविल। पर किसी का मर्डर कर दोगे तो जेल जाओगे। तो बताओ क्रिमिनल में
और सिविल में क्या फर्क है? तो यहां पर आपको जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा, या आपको क्या हो सकती है, जेल, या फिर दोनों। तो अगर कहीं भी जेल के प्रावधान है, किसी भी धारा में कहीं भी जेल के बारे में लिखा हुआ है, तो समझ जाना वो कौन सी लाइबिलिटी है, क्रिमिनल लाइबिलिटी, कि आपको क्रिमिनल माना जाएगा। समझ में आ रहा है? दीवानी दायित्व में एक ही बात है कि साहब आपकी वजह से सामने वाले को क्या हुआ है, नुकसान, तो उसकी क्या कर दो, क्षतिपूर्ति कर दो। समझ में आ रहा है? आपकी वजह से सामने वाले को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, आप उसकी क्या करो, क्षतिपूर्ति कर दो। और ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर क्या लगाया जा सकता है, जुर्माना, कि भाई इतनी पेनल्टी भरो। यही तो होता है। आप बिजली का बिल नहीं चुकाओगे तो जेल हो जाएगी क्या आपको? ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी ले लेंगे, ब्याज ले लेंगे, क्योंकि मामले कैसे हैं, सिविल है। तो दीवानी दायित्व का मतलब अंकेक्षक को किससे दंडित किया जाएगा, क्षतिपूर्ति से, कि भी सामने वाले की क्षतिपूर्ति चुकाओ। हो सकता है जुर्माना भी लगा दिया जाएगा। वो हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने कि सर जुर्माना नहीं दे तो क्या होगा। तो डिपेंड करेगा ऑफेंस कैसा है। ऑफेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंपाउंडेबल, एक होता है नॉन कंपाउंडेबल। आगे बढ़ाऊंगा मैं इसी में, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कभी भी जेल में कन्वर्ट नहीं हो सकते, और कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, जेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वो लिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि अपराध की कैटेगरी क्या है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब हम पहले किसकी बात करें, दीवानी दायित्व की। अंकेक्षक का जो दीवानी दायित्व है वो किसके प्रति होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि अंकेक्षक का दीवानी दायित्व किसके प्रति है। आप बताओ मेरा दायित्व किसके प्रति है, बताएं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे 16 साल के पढ़ाई के कैरियर में एक बहुत ही काला दिन आया था। ये घटना मैं आपको सुनाता हूं, और वो चीज हम 2-2 महीने तक नहीं भूल पाए कि एक हमारी गलती की वजह से कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। मालूम है क्या हुआ था? मैं विद्यासागर में सीए की क्लास ले रहे थे हम लोग। सुबह 7 से 8 मेरी क्लास थी, मॉर्निंग का पहला बैच मेरा था, और मेरा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 570 चल रहा था। कोइंसिडेंस देखो, तो मैं कम से कम 15-20 दिन तक तो अब नॉर्मल हो गया था। ऐसे 570 गोइंग कंसर्न है, चालू व्यापार अवधारणा पढ़िए ना आपने, कि भविष्य में भी चलता रहेगा। 7 से 8 मैंने क्लास ली, क्लास छोड़ दी। 8 से 9 कोस्टिंग वाले सर की थी, एक कोस्टिंग सब्जेक्ट होती है, कोस्टिंग वाले सर की थी। वो किसी काम से दिल्ली गए हुए थे, और बाकी सारी फैकल्टियां क्या थी, पैक थी। तो वो 1 घंटे बच्चों का गैप आ गया। हो जाता है कई बार अरेंजमेंट नहीं बैठ पाते, तो 1 घंटे का गैप आ गया। अब कैसा, वो छोटे बच्चे तो है नहीं। स्कूलों में तो क्या होता है, बाहर चौकीदार खड़े रहते हैं, बाउंड्री से बाहर जा ही नहीं सकते, जो करना है वो क्लास में करो। अब इतने बड़े बच्चे होते हैं, सारे बच्चे क्या करें, अपनी अपनी गाड़ियां लेके, मौसम भी सुहाना था, निकल लिए, बोले घंटे भर फ्री हैं, चलो मौज मस्ती करते हैं। तो 2 बालिकाएं स्कूटी लेके निकली। अब आजकल बालिकाओं के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सेल्फी का जमाना है, और फिर मुंह टेढ़े कर करके, यूं कर करके सेल्फी और लेती हैं। तो वो जो बालिका थी ना, स्कूटी चला रही है एक हाथ से 70 की स्पीड पे, 60-70 की स्पीड पे, एक हाथ से सेल्फी लेके फेसबुक पे अपलोड भी कर दिया। पर अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा, और बिगड़ा तो सीधी डिवाइडर पे जाके उसका सिर भिड़ा। हेलमेट पहनते तो वैसे ही शर्म आती है, हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। डिवाइडर पे जाके उसका सिर भिड़ा, वहीं पे उसका सिर खुल गया, और ऑन स्पॉट उसकी क्या हो गई, डेथ। हमारे तक तुरंत इन्फॉर्मेशन आई, हम सारी फैकल्टियां वहां पहुंचे, क्लासेस सारी ऑफ कर दी, तुरंत वहां भाग के पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचे। साहब उसके पेरेंट्स आए, और उसकी मम्मी ने जो हमें वचन सुनाए, अब हम सब नीची गर्दन करके चुप रहे, क्योंकि दुख बहुत बड़ा था कि आप लोगों ने छुट्टी करी क्यों 1 घंटे, आप लोगों ने 1 घंटे बेच खाली छोड़ा ही क्यों, आज इस वजह से मेरी बच्ची नहीं रही। और ये बात हम सबके दिल में ही ज्यादा के चुभ रही थी कि यार गलती तो हमारी है,
क्योंकि 1 घंटे का गैप क्यों दिया? तो मेरे उस दिन समझ में आई कि इसका इफेक्ट क्या आ सकता है। समझ रहे हो? क्या मेरा इस टाइप के भी दायित्व है? बताओ भाई, मैं आपको पढ़ाता हूं, आप यहां से बाहर निकल के क्या कारनामा कर आओ, उसके लिए मैं उत्तरदायी कैसे हो गया? तो ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो दीवानी दायित्व है ना अंक 1 के, ये केवल आपके क्लाइंट के प्रति होते तो कोई बात नहीं थी। अगर आपका दायित्व केवल किसके प्रति होता? नियोक्ता के प्रति होता, भाई आपने नियुक्त किया तो मैं आपके लिए उत्तरदायी, तब तक तो कोई दिक्कत मुझे थी नहीं। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मेरा दायित्व जनता के प्रति भी है, तृतीय पक्षकार के प्रति भी मेरा दायित्व है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो अंक 1 का जो दीवानी दायित्व है किस किस के प्रति है? नियोक्ता के प्रति भी और तृतीय पक्षकार के प्रति भी है। यानी कि जिसने मुझे नियुक्त किया है उसके लिए तो मैं उत्तरदायी हूं ही हूं, और जो मेरे को ना जानता है, जो ना मेरे को पहचानता है, उसके लिए भी मैं उत्तरदायी हूं। समझ लो? और ये चीज हमें याद दिलाती है कि आप प्रोफेशनल हो। समझे कि नहीं समझे? एक बात बताओ, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या मांगा? पढ़ाया था क्या कभी? है? गुरु कैसे बन गए वो? और एकलव्य ने उनको गुरु मान लिया था क्योंकि वो छुप छुप के उनको ट्रेनिंग देते हुए देखता था। और गुरु द्रोणाचार्य तो फिर भी दुष्ट थे, उनका प्रिय शिष्य कौन था? और वो ये समझ गए थे कि अर्जुन से भी तेज खिलाड़ी ये है, तो बोले तीर चलाने के लिए अंगूठा चाहिए, अंगूठा ले लो इसका, तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ही रहेगा। समझ लो ना आप? तो देखो एथिक्स की बात है। अब एकलव्य कह देता है भाई तू है कौन, कहीं की फीस दूं? नहीं समझे? अब ऐसे ही अगर मैं इसको मेरे से जोड़ूं कि मैंने आपको पढ़ाया, आपको नोट्स दिए, आपने नोट्स किसी अपने भाई बहन को दे दिए, उसके लिए मैं उत्तरदायी कैसे हो गया? आपके लिए उत्तरदायी हूं, उसके लिए थोड़ी हूं। पर यहां देखो दायित्व ऐसे ही है, जिसने नियुक्त किया उसके प्रति तो मैं हूं ही, तृतीय पक्षकार के प्रति भी हूं। अब कब हूं, किसके लिए हूं वो सुनो। नियोक्ता के प्रति मैं उत्तरदायी कब हूं, और तृतीय पक्षकार के प्रति उत्तरदायी कब हूं? तो देखो, नियोक्ता के प्रति मैं उत्तरदायी किस किस चीज के लिए हूं? पहली चीज बताओ मुझे, मेरा काम ढंग से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन अगर मैंने कार्य में क्या करी? लापरवाही, और उससे नियोक्ता को क्या हुआ? नुकसान, तो मुझे उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? इसके मैं आपको बहुत सारे केस स्टडीज पढ़ाऊंगा, नाम सुनाऊंगा, और वो आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में केस स्टडीज आती हैं कि बताओ ये शब्द किस में कहा गया। एक न्यायाधीश महोदय ने तो ऐसी बात कही थी, किंगस्टन कॉटन मिल्स का मामला था, न्यायाधीश का नाम था लॉब्स। मालूम उन्होंने क्या कहा? अंक 1 रखवाली करने वाला कुत्ता होता है, काटने वाला कुत्ता नहीं है। ऑडिटर इज ए वॉच डॉग नॉट द ब्लड हाउंड डॉग। और ये इतनी फेमस टैगलाइन बनी, आप ऑडिट के कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, हर दूसरी बार, हर तीसरी बार ये लाइन छप जाती है, और पूछते रहते हैं कि बताओ ये मामला किस में कहा गया। ऐसे ही एक न्यायाधीश महोदय ने ये कह दिया, ऑडिटर मस्ट बी हॉनेस्ट। अंक 1 को कैसा व्यक्ति होना चाहिए? ईमानदार। यह कथन किस वाद विवाद में बताया गया? तो साहब ये जो दायित्व है ना, इनके मामले कोर्ट में पहुंचते हैं, और कोर्ट के मामले लैंडमार्क बन जाते हैं, और वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो आपको केस याद करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखो, अगर मैं लापरवाही कर रहा हूं तो नियोक्ता को मुझे क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। अगर मैंने अपने कर्तव्य को भंग किया, जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने पूरा नहीं किया, मैंने कर्तव्य भंग किया, तो मुझे क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? क्लाइंट ने मेरे ऊपर बहुत विश्वास किया है, सारी सूचनाएं उपलब्ध कराई है, और मैंने उसके विश्वास को तोड़ा है, विश्वास भंग किया,
इन तीनों सिचुएशन में मुझे नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, तृतीय पक्षकार की बात करते हैं। क्या तृतीय पक्षकार के प्रति मेरा कोई कर्तव्य था? नहीं, उनसे तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई, मैं उनको जानता ही नहीं। जैसे मान लीजिए ये मेरे क्लाइंट है, मैं इनका ऑडिटर हूं, मैंने इनकी ऑडिट करी, रिपोर्ट दे दी, ये उस रिपोर्ट को लेकर कहां गए? बैंक में, और बैंक से क्या ले लिया? लोन, और लोन लेके फरार। अब बैंक मेरी गिरबान पकड़ रहा है, तो मैं बैंक को ये कह रहा हूं कि भाई मैंने कहा था लोन देने के लिए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। यही तो समझने की बात है, क्योंकि मैं तृतीय पक्षकार के लिए, जो मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, पर वो मेरी डिग्री को जानता है। आप बताओ, कभी डॉक्टर के पास गए हो दिखाने के लिए? दिखाया अपने डॉक्टर को? क्या उसकी डिग्री चेक करी है आपने? एक शब्द काफी है आपके लिए, क्या? डॉक्टर। पर चेक नहीं करते ना भाई। आप मान लेते हो कि ये डॉक्टर बोल रहा है तो अपने आप में क्या है? डॉक्टर। पर चेक थोड़ी करते हो। हमारे जैसे सीए तो फिर भी ऑफिस में डिग्री टांग के रखते हैं कि किसी को डाउट हो जाए तो देख ले भाई, समझ लो। लेकिन नाम काफी है, क्योंकि पब्लिक उसके ऊपर क्या करती है? विश्वास करती है। तो बताओ, तृतीय पक्षकार के लिए मैं किस चीज के लिए उत्तरदायी हूं? अगर मैंने जनता का विश्वास तोड़ा, विश्वास भंग, समझ गए? तो ये जो नीरव मोदी भाग के गया, विजय माल्या भाग के गया, उनके सीए अंदर हैं आज भी। क्यों? क्योंकि जनता का उन्होंने विश्वास तोड़ा है। तो विश्वास भंग के लिए तृतीय पक्षकार के प्रति भी हम क्या है? उत्तरदायी है। और अगर मैं मेरे क्लाइंट के साथ मिलकर क्या कर रहा हूं? कपट कर रहा हूं, तो कपट के लिए तो जनता के प्रति मैं उत्तरदायी हूं। समझ में आ गया? इस स्थिति में भी मुझे क्या करनी है? बताओ। क्षतिपूर्ति। किसको? जिसको भी नुकसान हुआ। सर पूरे हिंदुस्तान को नुकसान हो गया, नीरव मोदी 11,000 करोड़ लेके भाग गया, तो उसका सीए भरेगा? भरना पड़ेगा, नहीं तो अंदर बैठो। सब नियम है ये। आप क्या सोचते हो प्रोफेशनल डिग्री ऐसी है क्या? जब मैं आप लोगों की उम्र में था तो मुझे सिर्फ ये मालूम था कि साइन कर करके पैसे कमाएंगे। आज मैं साइन करने से ही डरता हूं। क्या बोल रहे हो? हाँ, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? आपको मैं बताऊं, आपको अगर मेरे से तकलीफ है ना, आपको थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। थाना कोर्ट कचहरी तो बात की बातें हैं। आप तो सिंपल से मेरे इंस्टीट्यूट के एक लेटर लिख दो कि साहब ये फलाना फलाना चार्टेड अकाउंटेंट है और इसने हमारे साथ ये किया है, बस आपका काम हो गया। पहले तो हमें हमारे ही मारेंगे, खुद मेरा इंस्टीट्यूट मेरी बैंड बजाएगा, खुद मेरा इंस्टीट्यूट मेरे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा। बोला हम ऐसे प्रोफेशनल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो जनता के साथ क्या करे? धोखा करे। बोले समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा ये बताओ, क्या वाकई में मेरा नियोक्ता के प्रति क्षतिपूर्ति का दायित्व होगा? तो इसमें कुछ कंडीशन है। पहली चीज, आप कह रहे हो लापरवाही करी हो, मैंने नहीं करी लापरवाही, तो मैंने कोई लापरवाही नहीं करी, लेकिन सामने वाले को नुकसान हो गया तो मैं क्या करूं? तो मेरा कोई दायित्व नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कर्तव्य भंग, मैं कह रहा हूं मेरा काम करने का कर्तव्य ही नहीं था, मेरा काम करने का कर्तव्य ही नहीं था, तो मैं उत्तरदायी नहीं हूं। आप कह रहे हैं विश्वास भंग, मैंने कोई विश्वास नहीं तोड़ा, तो मैं उत्तरदायी नहीं हूंगा। अब एक मजेदार बात बताता हूं। मान लीजिए मैंने आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया, मैंने कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया जो मुझे पढ़ाना चाहिए था, मेरा क्या था? ये कर्तव्य। मैंने क्या की? लापरवाही। समझ रहे हो? पर वो एग्जाम में भी नहीं आया, जो मैंने नहीं पढ़ाया ना वो एग्जाम में भी नहीं आया। क्या क्षतिपूर्ति लेंगे? तो बच्चों क्षतिपूर्ति तब होती है जब पहले क्षति हो, है ना? क्षति की तो पूर्ति लोगे। तो इसकी एक कंडीशन क्या हो गई कि क्या होना आवश्यक है? क्षति होना भी आवश्यक है, वो भी किसकी वजह से? मेरी वजह से। ये आपके समझ में आ गया? तो ये आज आपका एक दायित्व पूरा कंप्लीट हो गया। कौन सा? दीवानी दायित्व। एक बार पढ़ के सुना रहा हूं। फिर आपराधिक दायित्व में तो रटना है, पढ़ना है ही नहीं, समझना है ही नहीं।
दीवानी दायित्व दो लोगों के प्रति किस किस के, नियोक्ता और तृतीय पक्षकार के प्रति। नियोक्ता के प्रति लापरवाही, कर्तव्य भंग और विश्वास भंग, लेकिन तृतीय पक्षकार के प्रति विश्वास भंग और कपट के लिए। समझ में आ रहा है? फिर मैंने इसको डिटेल में लिख दिया नीचे कि अंकेक्षक को केवल किससे दंडित किया जाएगा, जुर्माने से, और क्लाइंट को क्या देनी पड़ेगी, क्षतिपूर्ति। किसके प्रति दायित्व है, नियोक्ता के प्रति। किस किस चीज के लिए, कर्तव्य भंग, लापरवाही और विश्वास भंग के लिए। ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि अंकेक्षक तृतीय पक्षकार के प्रति किस हेतु उत्तरदायी है। तो किस हेतु उत्तरदायी है, तृतीय पक्षकार के प्रति विश्वास भंग के लिए। पर यह कब उत्तरदायी होगा, जब ये शर्तें पूरी कर दी जाएं। पहला काम करने का उसका क्या था, कर्तव्य था, और उसने कर्तव्य भंग किया या लापरवाही की या क्या किया, विश्वास भंग किया। और सामने वाले को वास्तव में क्या होनी चाहिए, क्षति। क्षति होगी तो मैं क्षतिपूर्ति के लिए क्या हूंगा, उत्तरदायी। लेकिन तृतीय पक्षकार के प्रति मैं केवल किस चीज के लिए उत्तरदायी हूं, विश्वास भंग के लिए और कपट के लिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट दायित्व अपन कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, आपराधिक दायित्व, क्रिमिनल लाइबिलिटीज। अब साहब क्रिमिनल, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्ट में सीए का नाम लिखकर जेल की सजा की क्या है, प्रावधान है। तो ऐसे तो हिंदुस्तान में हजारों कानून है, हम सबको तो नहीं पढ़ सकते। तो हम केवल कितने कानून कवर कर रहे हैं वो देखो। एक तो कवर कर रहे हैं इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, तो क्राइम के लिए तो यही प्राइम कानून है। दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। अब मैं सिर्फ आपको यहां पे झलक बताऊंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट की, ये नहीं कि पूरा सीए एक्ट ही पढ़ा दूंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट तो बहुत बड़ा एक्ट है। और एक है इनकम टैक्स एक्ट, और एक कौन सा है, कंपनी एक्ट। बोलो समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के मैं सिर्फ कितने एक्ट करा रहा हूं, 4। इंडियन पेनल कोड, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट। इन 4 एक्ट के तहत अपन अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्या चीज, आपराधिक या फौजदारी दायित्व। तो आपराधिक या फौजदारी दायित्व क्या होता है, जिसमें जुर्माने के साथ साथ जेल के भी प्रावधान होते हैं। और ये अनेक कानून में वर्णित है, पर हम सारे कानून नहीं पढ़ेंगे। आज मैं आपको सबसे पहला एक कानून पढ़ाने जा रहा हूं, कौन सा, इंडियन पेनल कोड। देखो मैं पूरा इंडियन पेनल कोड नहीं करा रहा हूं। अच्छा ये एक्ट है या कोड है, ये कोड है, संहिता है, समझो। हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पेनल कोड। अब इंडियन पेनल कोड तो सब क्राइम से रिलेटेड होता है। किसी ने मर्डर कर दिया, चोरी कर दी, क्लियर है, मर्डर कर दिया, चोरी कर दी, तो क्या लगेगा, इंडियन पेनल कोड। अब एक मजेदार बात सुनो बच्चों, पूरे इंडियन पेनल कोड में कहीं भी ऑडिटर शब्द ही नहीं है, अंकेक्षक शब्द ही नहीं है। तो सर फिर आप कहां से उठा लाए? नहीं, मैं ऑडिटर के रेफरेंस में नहीं बता रहा हूं। एक जनरल इंडियन पेनल कोड की एक धारा है, कौन सी, सेक्शन 197। बस एक ही धारा पढ़नी है आपको और कुछ नहीं, केवल एक धारा, बाकी सब हमको कोई मतलब ही नहीं है। और ये धारा 197 में केवल इतनी सी बात कहती है, केवल इतनी सी बात, क्या, कि कोई भी व्यक्ति अगर न्यायालय में, न्यायालय मतलब कोर्ट में झूठी गवाही दे, भाई आप कोर्ट में जाके झूठी गवाही दे दो, या झूठे विवरण प्रस्तुत करे, या झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, तो उसे 7 साल की जेल होगी। कोर्ट के सामने झूठ बोलना 7 साल की जेल है। तो बताओ 197 में क्या लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति। अब बताओ मैंने इसको ऑडिटर से क्यों जोड़ा, इसको मैंने ऑडिटर से क्यों जोड़ा, क्योंकि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है, और अगर उसने रिपोर्ट क्या दी, झूठी, और किसी मामले में उसकी रिपोर्ट कहां पहुंच गई, कोर्ट में, तो यह माना जाएगा कि ऑडिटर ने कोर्ट में झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करे। क्लियर है? बस इतना सा ध्यान रखना है बच्चों। क्या क्या ध्यान रखना आपको, एक तो धारा, कौन सी धारा है, 197। कब कब ऑडिटर उत्तरदायी होगा, झूठा विवरण देने पर, झूठी गवाही देने पर, या फिर कंपनी की संपत्ति का क्या करे, दुरुपयोग, तो ये तो चोरी चकारी हो गई, तो ये क्राइम है। ये 3 चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं, झूठी गवाही या
झूठे विवरण या संपत्ति का दुरुपयोग, झूठी गवाही, झूठे विवरण या संपत्ति का दुरुपयोग करता है तो 7 साल के लिए अंदर जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना। और एक एक्ट आपका कंप्लीट। कौन सा एक्ट? इंडियन पेनल कोड। तो देखो, इंडियन पेनल कोड के तहत धारा 197 में लिखा हुआ है, ऑडिटर के द्वारा झूठे विवरण देने पर, झूठी गवाही देने पर, संपत्ति का दुरुपयोग करने पर ऑडिटर को 7 वर्ष की क्या हो सकती है? जेल हो सकती है। इतना सा काम है, याद रह जाएगा। तो एक एक्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, कौन सा? इंडियन पेनल कोड। अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट, कौन सा? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के तहत। क्लियर है?